चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था किसके लिए? एक वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है। अब हम सॉरी, उसमें हमने पढ़ा था रियल इमेज के लिए, अब हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। अब जो हमने पीछे पढ़ा था वो उसके इसमें अगर तुम्हें फॉर्मूला याद दिलाऊं मैं, तो हमारे पास क्या था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर के लिए? तो वो था हमारे पास μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस का u प्लस में μ2 अपॉन में v। इसमें μ1 क्या होता है? μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी जो डेंसर मीडियम था ये हमारा μ1 रेयर वाला जो हमने लिया था वो वाला था। और r क्या है इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। μ1 μ2 हमें पता है, u क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है इसमें? इमेज डिस्टेंस। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखना ये μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ1 अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में v। अब ये जो एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव करा था, ये हमने डिराइव किया था एक रियल इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने जो डेरिवेशन जो करेंगे यहाँ पर उन सभी के लिए कुछ अजम्पशन माने थे। क्या क्या अजम्पशन माने थे? तो पहला अजम्पशन था हमारे पास कि ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? पॉइंट साइज का है। और अपर्चर क्या है? स्मॉल है। और एंगल क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो ये हमने कुछ अजम्पशंस माने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये ओ है ना, ये ओ क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? ओ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और इसकी जो इमेज हमने बनाई थी इधर, ये आई, तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है ये हमारी रियल है। ठीक है, जो कि ग्लास के अंदर उस डेंसर मीडियम के अंदर बन रही थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक वर्चुअल इमेज को बनाएंगे। वर्चुअल इमेज कैसे बना सकते हैं? जब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाएगा इस स्फेरिकल ग्लास के, स्फेरिकल सरफेस के क्लोजर। ठीक है, वो कैसे? तो इसको अब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रियल के लिए, और अब हम वर्चुअल के लिए करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे आ सकता है, लेकिन अगर बाई चांस अगर ना आए कि वो सीधे ये कहता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन दिस फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो तुम बाय डिफॉल्ट यही वाला डेरिवेशन करोगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे वर्चुअल इमेज के लिए चाहिए, तब हम क्या करेंगे? हम ये नेक्स्ट ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये वाले डेरिवेशन को हम करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से, ज्यादातर केस में रियल वाला ही आता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और इसमें इमेज कैसा रहेगा? हमारा वर्चुअल इमेज रहेगा। अब वर्चुअल इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है यहाँ पर, किसके? इस ग्लास सरफेस के। ठीक है, मतलब मान लो काफी ज्यादा अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो इसकी इमेज इसके यहाँ पर अंदर ना बन करके क्या होगा कि उसके पीछे साइड में ही बनता है। वो कैसे? तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? एक कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस है। ठीक है, और ये पूरा हमने ऐसे ग्लास का इसे मान रखा है। ठीक है, और इस पूरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हमने ले रखा है यहाँ पर? μ2, जो कि डेंसर मीडियम। और बाहर वाला जो हमारे पास है मीडियम, वो एक रेयर मीडियम है जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? μ1। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये काफी ज्यादा क्लोज है इस सरफेस के। ठीक है, ये हम ज्यादा क्लोज जो ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो क्यों ले रहे हैं? तो इसको जरा ध्यान समझना। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट हमारा ओ, यहाँ से हमने क्या करा? एक रे को पहले पास करा। ये रे जाएगा इस तरह से और इस सरफेस के ऊपर टकराएगा। अब इस सरफेस के ऊपर टकराएगा, ये कौन सी रे है? तो ये हमारे इंसिडेंट रे है। और इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहाँ पे होगा? तो इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमने ये माना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को जोड़ोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस बन जाएगा आर। यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस आर ही है, यहाँ से यहाँ तक का भी आर है। लेकिन ये जो हमारे पास रेडियस है ये किसके जैसे काम करेगा? नॉर्मल के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो इस नॉर्मल को हमने क्या करा है? थोड़ा थोड़ा ये करके आगे बढ़ा दिया है। तो ध्यान देना, हमने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है ना, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, देख सकते हो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट एंगल आई है। और यहाँ पर जो इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है, जैसे कि ये रे गई
है ना। अब ये इस तरह से जा रही है, ये हमारा जो एंगल होगा ये आर। अब ये रे देखो ध्यान से जरा समझना इस चीज को, जो ये हमारा इंसिडेंट रे है इसको तो सीधे सीधे जाना चाहिए था, है ना। अगर मान लो यहाँ पे डेंसर मीडियम ना हो तो ये सीधे सीधे जाता, लेकिन जो हमारी रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो बताओ मुझे वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर मुड़ेगा? अगर ये हमारी जो रे है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसीलिए ये रे सीधे अपने ओरिजिनल पाथ इसे फॉलो ना करके क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। ये देखो इधर शिफ्ट हो गया, किधर? क्योंकि नॉर्मल तो हमारा ये वाला है, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये रे ऐसे गई और फिर ये ऐसे हो जाती है, यानी ये इधर चली जाती है। तो ये इतना ही मुड़ पाती है, वो ज्यादा नहीं मुड़ पाती। क्यों नहीं मुड़ पाती है? क्योंकि ये जो हमने ऑब्जेक्ट है काफी क्लोज रख रखा है इसके, तो ये रे ऐसे जाने के बाद ये मुड़ना चाहती तो है, इसको कट करना तो चाहिए लेकिन कट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगी और ये आगे की तरफ बढ़ते जाए। अब आगे की तरफ अगर बढ़ते हुए जाएगी तो क्या यहाँ पर इस लाइन को ये कट करेगा? कभी नहीं कट कर सकता। और कभी अगर कट करेगा ही नहीं तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इस साइड तो इमेज नहीं बनेगा। अब इस साइड इमेज अगर नहीं बनेगा तो इमेज बनेगा किधर? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए जो हमारे पास ये देखो, जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कराना है इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी कि इसे डॉटेड लिया हमने और यहाँ पे डॉटेड करते 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 हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट कर गया। और यही वाला जो पॉइंट है ये हमें क्या देता है, इमेज देता है। तो देखो ध्यान से, अब की बार जो हमारा इमेज बना है वो इस साइड नहीं बना, डेंसर मीडियम के अंदर नहीं बना, बल्कि इमेज बनाने के लिए हमने क्या करा, इमेज बनाने के लिए हमने उस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ खींचा, पीछे की तरफ हमने खींचा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे आके कट करता है। और ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, आई। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज। जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ पे बना है, आई पर बना हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका रे डायग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, समझना इस चीज को। क्या सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है ना। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे म्यू2 ले रखा है। और जो बाहर वाला मीडियम है वो कौन सा मीडियम है हमारा, वो हमारा रेयरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पे, म्यू1 है। हमने ऑब्जेक्ट को काफी पास रखा है इस सरफेस के, तो यहाँ से हमने रे पास करी ऐसे। और ये रे अगर ऐसे जाएगी तो इस सरफेस पे टकराएगी, इस सरफेस पे टकराने के बाद टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। यानी कि ये सीधे जाने की बजाय इधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ मुड़ा तो आगे तो ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस को आई पर कट करता है, और ये जो आई बना है यही हमारा क्या है, इमेज है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पीछे ही इस साइड में ही इमेज हमारा बन जाता है। ठीक है। तो ये कैसा इमेज हुआ, ये रियल इमेज नहीं है बल्कि हमारा वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल में ये रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिंग रे है हमारे पास वो कट कर ही नहीं रहा है ना, उसको पीछे बढ़ाने पे जाके कट कर रहा है। तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें हम एंगल्स को लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा क्या था, तो ध्यान होगा, अल्फा था जो इंसिडेंट रे था हमारे पास, वो जो एंगल बना है। तो ध्यान देना, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है या इंसिडेंट रे है ना, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये रहा, तो यहाँ ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हुआ, अल्फा। बीटा क्या होता है, जो इमेज बनाता है। इमेज कहाँ, ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो लाइन बनाएगा एंगल, ये हमारा क्या होगा, बीटा। तो ऑब्जेक्ट जो बनाता है एंगल वो अल्फा, इमेज जो एंगल बनाता है वो बीटा, और जो नॉर्मल बनाता है एंगल वो कौन सा होता है, गामा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा गामा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर, कि हम हमेशा पोल को यानी पी को रेफरेंस लेकर के ही एंगल को ड्रॉ करते हैं। क्या कहने का मतलब है, इस चीज को बड़ी ध्यान समझना, बहुत बारीक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर खड़े हैं, है ना, और हम किधर देखेंगे, पोल की तरफ देखेंगे, तो एंगल को किधर ट्रेस करेंगे, इधर ऐसे, है ना। ये कौन सा हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेना हुआ। ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है, हम इमेज आई पर खड़े हो गए, फिर पी को देख रहे हैं और यहाँ से हमने एंगल को ट्रेस करा ऐसे। ठीक है, हमने ऐसे इस तरह से ट्रेस कर दिया। लेकिन जैसे ही हम सी पे खड़े होते हैं तो पोल को हम इधर देखेंगे, तो हम किधर से एंगल ट्रेस करेंगे, इधर से ट्रेस करेंगे कि इधर से ट्रेस करेंगे। तो हम हमेशा रेफरेंस किसका लेते हैं, पोल का। तो पोल तो हमारे इस साइड में यानी सी के इधर है,
तो इधर से एंगल को उठाया जाएगा। तो गामा इधर से लेने की जगह हम इधर से लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिधर पोल होगा, पोल को रेफरेंस लेकर के हम उधर से एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि हमारा ओ जो है वो पी के लेफ्ट में है, तो इधर से एंगल उठाया हमने अल्फा, और जो हमारा आई है ये भी क्या है, पी के लेफ्ट में, तो ये इधर से हमने एंगल उठाया बीटा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं सी पॉइंट पर, तो ये इसके किधर पड़ गया, राइट में पड़ गया ना इधर, तो इसलिए हम इधर से एंगल उठाएंगे अल्फा, गामा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना जरा, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ठीक है कि हम यहाँ पर एंगल इधर से भी तो मान सकते थे ना, लेकिन हम इधर से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा रेफरेंस किसका लेना है, पी का लेना है, पोल का लेना है। तो इसी हिसाब से हमने एंगल क्या इधर से लिया था। ओके, समझ आया ये चीज मैंने जो बताया सभी को? हमने अल्फा बीटा इधर से उठाया है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो हम सी से ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये समझ आया क्या? हाँ भैया। आगे समझ सभी को? प्रीति सर एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। चलो दोबारा देखो ध्यान से, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास ये कोई सरफेस है ना, ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मान लो इस तरह से ये सी पॉइंट है, और ये हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है, और ये हमारा आई है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी मैंने ये कुछ इस तरह से रेज डाल रखे हैं, ऐसा है। अब यहाँ पे हमने कहा था ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो कौन सा बनाता है, अल्फा। तो अल्फा इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, इधर से भी तो बन सकता है ना, इधर से भी बन सकता है। तो हम हमेशा किसको रेफरेंस लेते हैं, इसके पोल को, ये जो हमारा पोल है पी, ठीक है, ये वाला पोल पी। तो पोल तो ओ के इधर इस साइड में, तो हम एंगल को यहाँ से उठाते हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये आई को देखो, आई इधर है, पोल को देखेंगे, पोल की तरफ, मान लो आई पे हम खड़े हो गए, हम पोल की तरफ देखेंगे तो एंगल किधर से ड्रॉ करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे, इस साइड से ड्रॉ नहीं करना हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पोल इस साइड तो नहीं है, पोल किधर है, इधर है, तो इसीलिए एंगल को हमें ऐसे उठाना है। ये दोनों कौन से डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से एंगल हमने कैसे उठाया, एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर आते हैं सी पर, सी पर एंगल किधर से लोगे, इधर से लोगे कि इधर से लोगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सी के किधर है, पी, ये इधर है, तो हम ये वाला एंगल उठाएंगे कि ये वाला एंगल लेंगे, यानी गामा किसको बनाओगे, गामा ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि पोल को रेफरेंस लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल उठाना है, तो ये वाला एंगल ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला गामा होगा, ना कि ये वाला गामा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोल को रेफरेंस लेकर के हम यहाँ पे एंगल को लेते हैं। समझ आया ये चीज? हाँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके डेरिवेशन पे हम आते हैं। देखो, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सॉरी, आ रहे ना, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों हमारे पास एंगल क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आई और आर भी देखो, आई और आर कहाँ पर है, तो आई क्या होता है, जो नॉर्मल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ एंगल। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, ये हमारा कौन सा एंगल होगा, आई। यह देखो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे तो हमारा ये वाला है, तो ये जो बनाएगा नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ एंगल, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा आर। तो ये हमारा आई बना और यहाँ पे आर बना। ठीक है, और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर गिरा रखा है, ये हमारा क्या है, पी, ये पॉइंट पी हमने यहाँ से ड्रॉ करा है, तो ये हमारा है पी। ओके, तो ये डायग्राम था। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए, हमें यू वी, म्यू वन म्यू टू आर, इनके बीच में चाहिए रिलेशन। तो उसके लिए क्या करने वाले हम यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। क्या बोलता है वो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे
इस म्यू का नाम कैसे देंगे, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताते हैं हम, सेकंड वाले मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का तरीका बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको हम इस तरह से खोल के भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो ये हमने पुराना वर्ष जो पढ़ा था वही। तो यहाँ पर भी मैंने वही करा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये बन गया। अब यहाँ पर जो एंगल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, स्मॉल। सो एज एंगल्स आर स्मॉल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज एंगल इज स्मॉल। अगर हमारा एंगल स्मॉल है तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं हम, साइन आई को लिख सकते हैं आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर। याद होगा साइन थीटा को क्या लिख सकते थे, थीटा। तो उसी तरह से साइन आई को आई लिख दोगे, साइन आर को क्या लिख दोगे, आर। तो ये हमने अजम्पशन में ही मान रखा है। तो साइन आई को हमने क्या बोला यहाँ पे आई, और साइन आर को क्या लिखा हमने, आर। तो म्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन में आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू में आई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, देखो हमने पहले जो डेरिवेशन करी है ना, बिल्कुल उसी तरह से ही चलेगा। ठीक है, अब उसका अगला स्टेप क्या था, उसका अगला स्टेप था आई और आई, ये आर की वैल्यू को निकालना। अब आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल से निकालेंगे। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू को और आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसी ट्राइंगल में आओ और अब आई पे फोकस कर। आई जो है वो किस ट्राइंगल से रिलेटेड है या क्या उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो आई को बताओ जरा, क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, आई जो है वो किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बता सकते हो क्या, किस ट्राइंगल का बाहरी एंगल है आई, या उसके ट्राइंगल का एक पार्ट बन रहा हो, बताओ। ये पॉइंट हमारा एम है। बताओ इस डायग्राम के अंदर आई जो है वो किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। बताओ, आ रहा है क्या इसमें समझ, देखो। ट्रायंगल आई और सी, हाँ, और ये ऊपर एम वाला पॉइंट कौन सा है ये भैया? ये वाला एम वाला पॉइंट है। हाँ ये वाला तो एम इसका है, किसका, ये एम आई सी। एम आई आई सी। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो ये पूरा इसमें आ रहा है ना, ये एंगल तो यहाँ तक टच हो रहा है। आई वाली लाइन तो यहाँ से बीच में से जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है। तो आई वाला तो नहीं आ रहा, कोई और ट्राइंगल देखो। तो एम ओ सी। हाँ, यही वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये इतना एंगल आ रहा है ना, तो ये एम ओ और सी यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो अगर ध्यान दोगे, तो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे देख सकते हो। ये वाला जो एंगल आई है ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, है ना। ये वाले इंटरनल एंगल्स का इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये एंगल है हमारा गामा, और ये क्या है अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस में गामा, ये आ गया। अब बताओ मुझे आर, आर जो है वो किस ट्राइंगल से रिलेटेड है या एक्सटीरियर एंगल है, वो किसका है, किसी ट्राइंगल का दिख रहा है क्या। बताओ, आर जो है किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है या ट्राइंगल का एंगल है, दिख रहा है ऐसा कुछ। आर कहाँ पर है, आर ये रहा, है ना। और अगर ये आर है तो इस लाइन से देखो, इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जाएगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे कट करेगा, और ये वाला ट्राइंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल तुम्हें दिखाऊं, तो ये ट्राइंगल तुम्हें दिखेगा कुछ ऐसा, ये देखो। कौन सा ट्राइंगल, नाम बताओ इसका। अब दिख रहा है आर,
आर ये रहा, है ना, और ट्राइंगल कौन सा हुआ फिर, एम आई सी, है ना, हाँ ट्राइंगल एम आई सी में अब आर की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, आर किसके इक्वल आएगा, ये कौन सा एंगल है हमारे पास, बीटा, और ये कौन सा एंगल है हमारे पास, गामा। तो इसको क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस का गामा। तो हमने आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल ली। आई की वैल्यू क्या आई, अल्फा प्लस में गामा, आर की वैल्यू क्या आ गई, बीटा प्लस में गामा। आई और आर इन दोनों वैल्यूज को उठा करके क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसके अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ, ये रही हमारे पास। तो म्यू टू की जगह क्या रखेंगे, म्यू टू रख देंगे। और आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, तो आर की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ पर बीटा प्लस में गामा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, आर की जगह पे हमारे पास ये रहा बीटा, ये जो हमारे पास आ रहा है बीटा प्लस में गामा। और आई की वैल्यू क्या आई है बताओ, आई की वैल्यू हम पे आई है अल्फा प्लस में गामा। तो आई की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पर, ये जो आई हमारे पास इसी जगह अल्फा प्लस में गामा। तो हमने बस आई की वैल्यू को और आर की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट करा हमने, उसके बाद अगला स्टेप क्या था बताओ, अगला स्टेप था यही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को निकालना, किसके टर्म में, राइट एंगल ट्राइंगल जो थे, है ना, उनके टर्म में, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे ताकि हमें डिस्टेंस के टर्म में वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। समझ आए यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, इस लाइन तक इसको मान लेते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, हमने आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाला वही एक्सटीरियर एंगल देख करके। अब क्या करने वाले, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को निकालने वाले। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे, यहाँ तक। नो सर। ठीक है, अब देखो अल्फा, मुझे बताओ अल्फा जो है वो किस ट्राइंगल से मिल रहा है, अल्फा किस ट्राइंगल से मिलेगा बताओ। अल्फा किस राइट एंगल ट्राइंगल से तुम्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है अल्फा कहाँ पर है, अल्फा तो ये रहा, है ना, अल्फा ये रहा, तो किस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये वाला ट्राइंगल देखो यहाँ से ले लेंगे हम पी से, है ना। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, इसका नाम कैसे रखोगे, ओ एम पी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या लेंगे, हम लेंगे टेन अल्फा की वैल्यू। तो जल्दी से बता दो, इस राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम एम पी ओ भी बोल सकते हैं या ऐसे, तो एम पी ओ में जो ट्राइंगल हमारा एम पी ओ है, इन ट्राइंगल एम पी ओ में टेन अल्फा क्या है बताओ, टेन अल्फा, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एम पी, तो ये हम लिखेंगे एम पी। और बेस क्या है इसमें, बेस है यहाँ पे पी ओ या ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी ओ। फिर टेन अल्फा जिसमें एंगल क्या है, स्मॉल, हमने कहा था एंगल अगर स्मॉल होता तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर एंगल स्मॉल है तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, याद है, साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को वन, अगर एंगल स्मॉल होता है तो। उसी तरह से टेन अल्फा को क्या ले सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा एम पी अपॉन में पी ओ। तो ये एक काम हो गया। अब यहाँ पे बताओ मुझे टेन बीटा किस ट्राइंगल से मिल सकता है, बीटा किस ट्राइंगल को उठाऊं फिर मैं, बताओ उसका नाम क्या होगा, टेन बीटा किस ट्राइंगल से मिलेगा। तो बीटा कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, है ना। अब ये बीटा है, तो इसमें हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एम पी आई, दिख रहा है सभी को, समझ आ रहा है, एम, ये वाला एम पी आई, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल एम पी आई। टेन बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी, टेन बीटा क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर इज एम पी, और बेस बताओ क्या है इसमें, बेस है इसमें पी आई, बेस क्या है इसमें
पी आई। फिर से एंगल है स्मॉल, तो टेन बीटा को क्या ले सकते हो, टेन बीटा को हम ले सकते हैं बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन में पी आई। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की भी वैल्यू निकाली। अब बचा एक गामा। गामा के लिए बताओगे तुम कि हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बताओ कौन सा ट्राइंगल लेंगे गामा के लिए। कौन सा होगा इसमें से मानसी। CMP। सी एम पी या एम पी सी, तो ये वाला हो जाएगा एम पी सी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, टेन गामा। टेन गामा की वैल्यू बताओ क्या होगी इसमें। टेन गामा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा। बेस कहाँ पर है, ये रहा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास एम पी, और बेस क्या है इसमें, बेस है इसमें पी सी। बेस क्या है इसमें पी सी। फिर से एंगल क्या है स्मॉल, तो टेन गामा को क्या ले सकते हैं हम, गामा। गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन में पी सी। तो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाली। अब ये तीनों की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास ये है, इसमें बीटा गामा अल्फा गामा इनकी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, एम पी अपॉन में ओ पी या पी ओ। तो अल्फा की वैल्यू देखो एम पी अपॉन में पी ओ। बीटा की वैल्यू क्या है, एम पी अपॉन में पी आई, तो बीटा की वैल्यू क्या है, एम पी अपॉन में पी आई। गामा की वैल्यू क्या आई थी हम पे, एम पी अपॉन में पी सी, तो हमने क्या लिखा, एम पी अपॉन में पी सी। अब ये तीनों की वैल्यू को उठा करके सेकंड में यहाँ पे रख देंगे, अल्फा गामा बीटा की जगह पे। तो रखने के बाद हमारे पास आता है कुछ इस तरह का फॉर्म। तो ये देखो ध्यान से, ये हमने पुट करा और ये आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हम पे एम पी। यहाँ से भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, एम पी। तो एम पी को ले लिया बाहर। अगर एम पी को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, वन अपॉन में पी आई, वन अपॉन में पी सी, यहाँ पे वन अपॉन ओ पी, यहाँ पे वन अपॉन में पी सी। एम पी से एम पी को काट दिया है हमने, ये वाला एम पी हो जाएगा इससे कैंसिल आउट। तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, म्यू टू और वन अपॉन में पी आई। पी आई की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू क्या है। तो हमें इन वैल्यूज को निकालना है। तो पी आई पर पहले फोकस करेंगे, पी आई। तो उसी ट्राइंगल उसी हम डायग्राम पे आते हैं और पी आई की वैल्यू को ढूंढो। पी आई क्या है बताओ, पी कहाँ पर है, ये रहा। तो पी से लेकर के आई तक का डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, बताओ जरा। ये है हमारे पास पी आई। पी आई कौन सा डिस्टेंस है, बताओ। इसमें पी आई क्या है, यू है, वी है, आर है, क्या है। पी से लेकर के आई कौन सा डिस्टेंस है, बताओ प्रीति। आई, सॉरी, यू। यू, यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। वी क्या होता था, इमेज डिस्टेंस। तो ये आई तो हमारा इमेज को शो कर रहा है, तो ये हमारा होगा वी। लेकिन पॉजिटिव का वी कि नेगेटिव का वी, पॉजिटिव वी लोगे, हाँ, पॉजिटिव वी लोगे या नेगेटिव। नेगेटिव का वी, क्योंकि ये पी के लेफ्ट में बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस का वी। अब इसी तरह से जो हमारा ओपी है या पी ओ है, उसकी वैल्यू बताओ, ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, P से लेके O। O क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या लेते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो क्या होता था हमारे पास, U। ठीक है, माइनस। माइनस का वो U, क्योंकि वो लेफ्ट में बन रहा है, माइनस U। अच्छा, एक P से लेकर के C तक का डिस्टेंस भी बता दो, ये भी यूज हो रहा है। तो PC, PC क्या होगा इसमें, PC क्या है, P से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होगा, C यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, भूल गए। P से लेके C तक का डिस्टेंस हमारा होता है R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन पॉजिटिव आर नेगेटिव आर,
पॉजिटिव आर लेंगे कि नेगेटिव आर लेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि पी के राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव आर। तो हमने पी आई की वैल्यू निकाली माइनस का वी, पी ओ की वैल्यू है माइनस का यू, पी सी की वैल्यू है आर। तो इन सारी वैल्यूज को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो पी आई हमारे पास क्या आया था, पी आई हमारे पास आया था ये माइनस का वी, पी सी क्या था हमारे पास, पी से सी तक का और हमारा आर था। और ओ पी ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या था, यू, वो भी माइनस का यू आया था। पीसी हमें पता है आर। तो वही हमने वैल्यूज को पुट करा है। वैल्यूज को पुट करने के बाद अब करेंगे इस म्यू2 को अंदर मल्टीप्लाई। तो म्यू2 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, इसे 1 से भी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। म्यू1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो आर वाले टर्म है ना उसको एक तरफ कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे, तो म्यू2 अपॉन में आर को हमने रखा यहाँ पर, इसको उठाया और इसको उठा के इधर लेके आ गए। तो ये क्या हो जाएगा इधर, तो ये पॉजिटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये आ गया माइनस का म्यू1 अपॉन में आर। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो है इसको मैंने यहाँ पे रखा, फिर ये वाली वैल्यू को उठा करके इधर लेके आ गए, ये माइनस का हो गया, और इसको उठा के हम उधर लेके चले गए, ये प्लस का हो गया। तो ये वाली वैल्यू मैंने म्यू1 अपॉन माइनस यू रखा, ये माइनस का तो जाके वैसे प्लस का हो जाएगा, तो म्यू2 अपॉन में वी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर आया। दोनों का एलसीएम क्या रहा है यहाँ पे, आर। तो दोनों का एलसीएम अगर आर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर ये आर और म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन में माइनस का यू प्लस में म्यू2 अपॉन में वी। तो ध्यान दो, क्या ये एक्सप्रेशन सेम है वैसा वाला एक्सप्रेशन जो हमने पहले डिराइव किया था? बताओ जरा, क्या यही एक्सप्रेशन आया था वो? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन में माइनस का यू प्लस में म्यू2 अपॉन में वी। क्या सेम यही एक्सप्रेशन था उसमें भी? कल मैंने पिछली क्लास में याद करवाया था, ध्यान होगा। क्या ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन सेम है? देखो, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर, म्यू1 अपॉन में माइनस का यू और प्लस म्यू2 अपॉन में वी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो बिल्कुल सेम है उसी एक्सप्रेशन के जो हमने पहले डिराइव करा था। देखो, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू2 अपॉन में वी। एग्जैक्टली सेम है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि चाहे हमारा इमेज रियल हो या वर्चुअल, उसका जो मेन फॉर्मूला है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी फॉर्मूला हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, तो इसीलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना, चाहे रियल की बात करें चाहे वर्चुअल की बात करें, ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आएगा, चेंजेस कुछ भी नहीं है। म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन में माइनस का यू प्लस म्यू2 अपॉन में वी। यही हमारा सेम एक्सप्रेशन वर्चुअल में भी मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर अ रियल या फिर वर्चुअल किसी के लिए भी आ जाए, एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। ओके, तो इस म्यू1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, म्यू2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू1 क्या था, वही रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू2 भी है डेंसर का, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने रेयर से डेंसर क्लिक किया था, अब हम डेंसर से रेयर क्लिक करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहले जो इमेज हम बना रहे थे, है ना, वो इमेज कहाँ बन रहा था, वो ग्लास के अंदर बन रहा था, है ना। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, और रियल इमेज की अगर हम बात करें तो रियल इमेज कहाँ बन रहा था, वो ग्लास के अंदर बन रहा था। लेकिन अगर हम रियल इमेज की बात करें जो कि ग्लास क्या कहते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही उस डेंसर मीडियम में रख दिया जाए, है ना, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो वो हम अब करने वाले हैं। यानी पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर के लिए, अब इसका उल्टा करेंगे कि डेंसर से रेयर के लिए रिफ्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉनकेव वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, है ना, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बोल रहे, तो जरा ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो डेंसर मीडियम में रहने वाला है, यानी ग्लास हमारा अब की बार किधर है, इधर है। यानी पूरा जो ये कांच है, ये ग्लास है, वो इधर है, ये सारा सारा क्या है, ग्लास है, डेंसर मीडियम है। ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो ऐसा कोई एग्जांपल देखा है क्या कि डेंसर मीडियम में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रख सकते हैं, वो कैसे, तो ध्यान, जैसे टेबल वगैरह होते हैं, टेबल वगैरह पे ना ग्लास स्लैब रखे हुए होते हैं, है ना,
उस ग्लास स्लैब के अंदर अगर मान लो जैसे कि हमने ना टेबल के ऊपर कागज रख दिया, कागज के ऊपर हमने ग्लास रख दिया, तो जो हम देखते हैं उस कागज के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो तो ग्लास के थ्रू ही देख रहे हैं ना। अब ग्लास के थ्रू दिख रहे हैं तो मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इसके जो प्रिंट है वो सारा का सारा कहाँ है, ग्लास के अंदर है, ठीक है। या कंचे के अंदर भी तो कई बार देखते हैं कि बबल्स वगैरह या कुछ भी ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है ना, लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर। मान लो कुछ हमने डाल दिया है, एक शीशा क्या नाम है, कॉइन डाल दिया है ना, कुछ वो डाल दिया, तो वो भी सब क्या है, वो है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेयर में, वो वाला केस है। तो हम अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ के लिए, डेंसर से रेयर के लिए। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, डेंसर मीडियम में रहेगा, और उसके इमेज को हम पढ़ने वाले हैं कि वो कहाँ बनेगा, किस जगह पे बनने वाला है। तो हमारे पास टॉपिक कौन सा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। पहले कौन सा टॉपिक था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अब कौन सा है, फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब इनकी भी डेरिवेशन काफी सिमिलर है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक डेरिवेशन तुमने कर लिया तुम्हें बाकी डेरिवेशन बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। वही सारे स्टेप हैं, है ना। आई की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालो, फिर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, इनकी वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा गामा आ गया, फिर उनकी वैल्यू पुट करो, सेम वैसी प्रोसेस। बट मेन चीज जो समझना है इसमें वो है डायग्राम, है ना। डायग्राम समझ जाओगे तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। डेरिवेशन ऑलमोस्ट सब में सेम सेम है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या टॉपिक पढ़ना है हमें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर के लिए। और ये जितने भी हम कर रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, रियल के लिए करेंगे। हमने बस एक ही वर्चुअल का करा है, क्योंकि वर्चुअल का बाई चांस अगर आए तो उसके लिए, हालांकि बहुत कम आता है, फिर भी अगर आ जाए तो हम वो वर्चुअल के लिए भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पर समझना है इस चीज को। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर के लिए। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट हमारा होगा डेंसर मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर ये पीछे जितने भी मैंने दिखा रखे हैं ये सारा क्या ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये ऊपर बैठा हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक यहाँ से ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे भेजा। अब ये इंसिडेंट रे ऐसे गया और इस सरफेस के ऊपर टकराया। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो हमारा सरफेस है ये यहाँ पर ना, ये ध्यान रखना ये वाला इसने पॉलिश नहीं कर रखा है, ये इसने डेंसर बना रखा है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ये पॉलिश नहीं है, कहीं सोच लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं, ये पूरा कांच को शो कर रहा है, ग्लास को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमने इंसिडेंट रे भेजा इस तरह से, और ये इस ग्लास सरफेस पे टकराया। अब इस ग्लास सरफेस पे अगर टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ से मुड़ेगा किधर, है ना। तो इसकी ओरिजिनल पाथ तो ये वाली होगी, यानी इस डैश डैश से मैंने आगे दिखा रखा है, तो ये इसके ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये जाएगा किधर, तो ये ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर ये μ1 मान लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये μ2 हमने माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ध्यान देना जरा, जहां पर ऑब्जेक्ट है ना वहां उस मीडियम को हमने μ1 नाम दे दिया है, और बाद में जो हमारा जिस साइड इमेज बनेगा, है ना, मतलब उस साइड में हमने उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल रखा है, μ2, ओके। तो ध्यान देना, जो डेंसर वाले का अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है वो μ1 है, और रेयर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारा μ2, ओके। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्लास सरफेस है, मुझे ये बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोल के इधर होगा कि इधर होगा। अब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड करते हैं हम कैसे कि ये जो हमारे पास कर्व है, ये कर्व शेप को ध्यान दो, है ना। ये कर्व शेप जो है ये ऐसा है, अगर इसके पूरे सर्कल को कंप्लीट करा जाए इस तरह से, तो ये स्फीयर हमारा इधर तैयार होगा, है ना। स्फीयर हमारा इधर तैयार होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा हमने कर्व शेप लिया तो ये मैंने पास में दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, यहाँ पे बना है, यानी कि जो हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, वो इस साइड हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहले ऐसा अगर शेप होता तो यहाँ पे ऐसे लेते तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनाते, इधर कहीं बनाते, लेकिन कर्व ऐसा है तो कंप्लीट स्फीयर करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के हमने किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करा है तो वो किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास क्या है, ये वाली हमारी नॉर्मल वाली लाइन है।
अब अगर इस नॉर्मल वाली लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ तो इस तरह से डॉटेड वाली लाइन कौन सी हमारी नॉर्मल वाली है। अब ध्यान समझना, ये जो इंसिडेंट रे गया इस तरह से टकराया, टकराने के बाद इसकी ओरिजिनल पाथ तो ये वाली है, लेकिन ये जाएगी किधर। अब जब भी जो हमारा इंसिडेंट रे है वो डेंसर से रेरर की तरफ जाता है, तो बताओ वो किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इंसिडेंट रे डेंसर से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और अपने ओरिजिन पाथ से यहाँ पर ये इधर ना जा करके इससे दूर हटेगा, यानी इससे इधर चला जाएगा, यानी इस नॉर्मल से क्या होगा, इसके इधर नहीं आएगा, इससे दूर हटेगा, दूर हटेगा का मतलब इधर चला गया। अब ये इधर गया तो ये तो ऊपर जा रहा है, अब ये अगर ऊपर की तरफ चला ही आया चलता जाएगा तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा क्या, कभी नहीं कट कर सकता। अगर कभी कट करेगा ही नहीं तो इसका मतलब इमेज वो इन्फिनाइट पे कहीं बनाएगा। तो यहाँ पर उसकी इमेज को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ मिलाते हैं। पीछे की तरफ मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको हम पीछे की तरफ डॉट यहाँ पर खींचते हैं, डॉटेड हमने खींचा, ये खींचते 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 यहाँ पर कट करा, तो क्या करा हमने इसको पीछे की तरफ मिलाया, तो यहाँ पर आकर के इसने इमेज को बनाया। तो यहाँ पर जो ये बना है हमारा इमेज आई बना है, तो इसका मतलब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, डेंसर मीडियम में ही रखा है, और डेंसर मीडियम में रखा तो उसकी इमेज भी कहाँ बनी है, उसी डेंसर मीडियम में ही बनी हुई है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा होगा क्लियरली कि हमारे पास डिस्टेंसेस कैसे लेने वाले हैं। ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या लोगे इसमें, तो ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, पी हमारा पोल है, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या लेते थे हम, यू। ये यू प्लस का लोगे कि माइनस का लोगे, बताओ। कैसे लोगे वो यू, ये हम लेंगे माइनस का, क्योंकि इस पोल के लेफ्ट में बन रहा है तो ये माइनस यू। माइनस। और ये इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, v, और ये भी कैसे लिया जाएगा, माइनस का। अब P से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा हमारा R, ठीक है, वही सारा सारा कुछ है, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो होगा हमारा अल्फा, इमेज जो बनाएगा वो होगा बीटा, और जो हमारा नॉर्मल बनाता है वो क्या होता है, गामा। तो अल्फा बीटा गामा भी क्लियर हो गया। आई क्या होगा इसमें, तो आई देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल हमारा क्या होता है इसमें, आई, तो ये हमारा हो गया आई। और यही जो हमारा क्या कहते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, रिफ्रैक्टेड रे ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आर, तो ये हमारा आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आर, और ये आई। एंगल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ये एंगल समझ आ गया सभी को। हमने अल्फा क्या लिया, ऑब्जेक्ट के लिए, बीटा इमेज के लिए, और ये जो हमारा नॉर्मल है वो गामा बना रहा है, ओके। और आई क्या होगा, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, डायग्राम नहीं भैया। ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, मानसी, प्रीति, आर्यन, कोई डाउट तो नहीं डायग्राम के अंदर, बस ठीक है। अब ये डायग्राम अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर से वही वापस चीज रिपीट करेंगे, क्या पहले लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर, क्या, साइन आई बाय साइन आर। अब इस म्यू का नाम दो, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। मुझे बताओ सेकंड मीडियम कौन सा है इसमें, सेकंड मीडियम कौन सा है इसमें, रेयर वाला है कि डेंसर वाला है, लाइट किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है कि रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है लाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बैठा हुआ है, हमारा ग्लास के जो, ऑब्जेक्ट बाहर है ना। हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये तो इस ग्लास के अंदर ही बैठा हुआ है ना, और ये इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर जा रही है, ये रेयर वाला तो मीडियम है हमारे पास, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर से रेयर है, तो सेकंड वाला मीडियम कौन सा होगा, सेकंड वाला मीडियम हमारा हो जाएगा रेयर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला मीडियम है
वो ये वाला है, रेयर वाला मीडियम है। तो यहाँ पे हम कैसे नाम देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सेकेंड, यहाँ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम बदले गए हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। ये हमारा ये ना म्यू2 है, थोड़े इनके नाम गलत ले रखे हैं, इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेना, इसमें मिस्टेक कर रखा था डायग्राम में। ये डेंसर वाले मीडियम को हम ना म्यू2 ही ले रहे हैं, ये ध्यान देना। पहले भी हम क्या ले रहे थे, डेंसर वाले को म्यू2 ले रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर रेयर वाले के लिए क्या ले रहे हैं, म्यू1 ले रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखना। यानी पहले वाले केस में भी हमारा डेंसर के लिए म्यू2 यूज कर रहे थे, दूसरे वाले केस में भी हम डेंसर के लिए म्यू2 यूज किया, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो पहले के डेरिवेशन में और इनकी डेरिवेशन में। ओके, अब यहाँ पर समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस मीडियम का लेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकेंड मीडियम का लेते हैं, और सेकेंड मीडियम जो है हमारे पास उसको हमने म्यू1 से डिनोट कर रखा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, 2। तो ये नाम लिखने का तरीका हमने कैसे लिया है कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है ना, वो 2 से 1 में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, यानी तोड़ के क्या लिखना चाहोगे, तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड वाले मीडियम। सेकंड वाला मीडियम कौन सा मीडियम होगा, रेयर, और रेयर के लिए क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, म्यू1। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू1 अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू म्यू2। तो यहाँ पर म्यू1 अपॉन में म्यू2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर। तो ये चीज ध्यान रखना, यहीं पर ही कंफ्यूजन होती है सभी को, ठीक है, क्योंकि पहले हम रेरर से डेंसर जा रहे थे, रेरर से डेंसर जा रहे थे तो क्या लिख रहे थे हम उसको, म्यू2 अपॉन में म्यू1। लेकिन अब की बार हम कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो रेरर के लिए क्या हमने चूज कर रखा है, म्यू1, तो म्यू1 अपॉन में म्यू2 लिखेंगे। तो बस इतना सा ही चेंज है कि पहले के डेरिवेशन में हम पहले म्यू2 अपॉन म्यू1 ले रहे थे, और इसमें अब क्या लेंगे, म्यू1 अपॉन में म्यू2, और बाकी सारा कुछ वैसे साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर हम रिफ्रैक्शन ले रहे हैं डेंसर से रेयर के लिए, तो उसमें म्यू1 अपॉन म्यू2 आएगा, और रेयर से डेंसर जा रहे हो तो म्यू2 अपॉन में म्यू1 आएगा। और सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे स्मॉल होते हैं, एंगल अगर स्मॉल होंगे तो साइन आई को क्या ले सकते हैं, अगर एंगल स्मॉल होते हैं साइन आई को हम ले सकते हैं आई। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू1 अपॉन में म्यू2 इज इक्वल टू साइन आई, किस में हो जाएगा, साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को क्या लिख देंगे, आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएगा ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या दिखेगा, इस तरह से, ये देखो म्यू1 इंटू में आर और म्यू2 इंटू में आई। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, फर्स्ट इक्वेशन तक ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को, जी भैया। ठीक है, जी। ओके। अब उसके बाद स्टेप क्या था, आई और आर की वैल्यू निकाला। अब एंगल आई और एंगल आर मुझे बताओ इस ट्राइंगल में कहाँ कहाँ पर है और किसका एक्सटीरियर एंगल है। तो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को बताओ क्या होगी, बताओ सबसे पहले आई के लिए कौन सा ट्राइंगल है, और आई जो है किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। समझ आ रहा है, आई किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बताओ, दिख रहा है, आई कहाँ पर है, आई हमारा यहाँ पर है ना। अब इससे रिलेटेड ट्राइंगल वगैरह हम खोजने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी और उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा,
तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, MCO, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, MCO ट्राइंगल, MCO में ये I बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो I को क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस में गामा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस का गामा। ओके, तो ये हमने I की वैल्यू निकाली। R की वैल्यू बताओ क्या होगी, R की वैल्यू किस ट्राइंगल से दिख रही है तुम्हें, R पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा R, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं इसमें, तो ये हमारा है R। R बताओ किस ट्राइंगल से दिख रहा है, तो यहाँ पर इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। जब भी देखो हमेशा ना एंगल को ले लिया करो, जो एंगल हमें चाहिए उसको एंगल को लो, और उससे तुम्हें खुद ट्राइंगल दिखने लगेगा, ऐसे ये बढ़ाया हमने ऐसे, तो ये वाला ट्राइंगल, तो ये R जो है किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये है MIC, है ना, ट्राइंगल MIC मैं बताओ जरा R को क्या लिखूं, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू आएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये कौन सा है बीटा, ये कौन सा है गामा, तो इसे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बीटा प्लस में गामा। तो R की वैल्यू भी निकाल ली हमने और I की वैल्यू भी निकाल ली, तो I की वैल्यू क्या आई हम पे, अल्फा प्लस में गामा, और R की वैल्यू क्या आ गई, बीटा प्लस में गामा। अब दोनों ही वैल्यू मिल गई, हम क्या करेंगे, दोनों को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने I की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू क्या आई थी अल्फा प्लस में गामा, R की वैल्यू क्या आई थी बीटा प्लस में गामा, और दोनों की वैल्यू पुट करा और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब अगला स्टेप क्या था बताओ, तो अगला स्टेप है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को निकालना, तो निकालो जरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल कब यूज करेंगे, तो बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा की वैल्यू किस राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगी, अल्फा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, बता सकते हो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, अल्फा, ये रहा अल्फा, तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से MCO वाला, हाँ MPO में, तो इन ट्राइंगल MPO में बताओ टेन अल्फा क्या लिखूं मैं, टेन अल्फा क्या लिखेंगे, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर MP, परपेंडिकुलर इज MP, अपॉन बेस क्या है बताओ, बेस क्या है इसमें PO, OP, OP, हाँ OP या फिर PO, ओके, तो ये हो जाएगा MP अपॉन में PO। अच्छा फिर से एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो अल्फा टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा MP अपॉन में PO, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ टेन बीटा किस राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगा, टेन बीटा कौन सा ट्राइंगल होगा, तो बीटा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या दोगे, MPI, ठीक है, ये हो जाएगा MPI। चलो बताओ जरा ट्राइंगल MPI मैं क्या लिखूं, टेन बीटा को M से लेके P, MP अपॉन में क्या आ जाएगा PI, ओके, तो ये हो गया। और टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, एंगल स्मॉल है तो बीटा इज इक्वल टू में MP अपॉन में PI, MP अपॉन में PI, ये हो गया। तो बीटा की वैल्यू बता, और गामा की वैल्यू बताओ किस ट्राइंगल से लेंगे, किस राइट एंगल ट्राइंगल से लेंगे, ये बताओ, MPC, MPC, तो ये आ जाएगा हमारा MPC से, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इन ट्राइंगल MPC में टेन गामा इज इक्वल टू व्हाट, टेन गामा इज इक्वल टू MP अपॉन में PC, MP अपॉन में PC, फिर से
गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MP अपॉन में PC। तो सिंपल है, अल्फा बीटा गामा तीनों की ही वैल्यू निकाली हमने। अब तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली और हमने इसमें पुट कर दिए। सिंपल है, इजी, वही सारे स्टेप है। MP को ले लेते हैं बाहर, कॉमन इन दोनों में से MP बाहर आ गया, यहाँ से भी MP को ले लिया बाहर, तो MP से MP हो जाएगा कैंसिल। तो ये MP हो जाएगा यहाँ से इस वाले MP से कैंसिल। और MP अगर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1 अपॉन में PI, ये वाला देखो 1 अपॉन PI 1 अपॉन PC, या 1 अपॉन OP या PO बोल सकते हैं, या 1 अपॉन PC। अब मुझे बताओ पोल से लेके आई तक का डिस्टेंस क्या था हमारे पास, PI, यानी कि पोल से लेके आई तक का डिस्टेंस क्या है, पोल से लेके आई तक का डिस्टेंस, पोल से लेके आई तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास V, लेकिन प्लस का V कि माइनस का V, तो क्योंकि ये इसके लेफ्ट में बन रहा है तो ये क्या लेंगे, माइनस का V, तो PI की जगह क्या ले लोगे, माइनस का V। ठीक है, तो हमने वही रखा है क्या, PI की जगह पर हमने ये PI की जगह हमने रखा माइनस का V। PC पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस क्या होगा R, और वो भी पॉजिटिव कार की नेगेटिव कार, पॉजिटिव कार क्योंकि वो राइट साइड में बन रहा है, तो जहां भी PC होगा वहां पे क्या रखेंगे हम R। तो यहाँ पर हमने PC की जगह पे क्या रख दिया है R, यहाँ पर भी PC दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हमने R। OP ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या है, OP क्या है इसमें बताओ, ये रहा O से लेके पोल तक का डिस्टेंस, तो OP हमारा क्या कहलाएगा इसमें, U, प्लस का U कि माइनस का U, तो माइनस का U, क्योंकि वो लेफ्ट में है तो माइनस U। सिंपल है, सेम वही स्टेप, μ1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, μ2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, फिर क्या करेंगे R वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो इसको उठाया हमने यहाँ पे रख दिया, और ये वाला उठाया हमने इधर भेज दिया, तो ये माइनस का आ गया, माइनस का μ2 अपॉन में R इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर μ2 अपॉन माइनस U, और ये प्लस का है उधर जाके आ जाएगा माइनस का, तो μ1 अपॉन में V, ये बन गया हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू है, फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिए तो R, ये आ गया हम पे क्या, μ1 अपॉन में μ1 माइनस का μ2 अपॉन में R इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन V। इसमें ये जो एक्सप्रेशन आया है और पहले जो एक्सप्रेशन पढ़े थे, है ना, क्या उसमें डिफरेंस है या सेम है, पहले वाला एक्सप्रेशन क्या था, याद है क्या, पहले वाला हमारा एक्सप्रेशन था μ2 माइनस μ1 माइनस अपॉन में R इज इक्वल टू क्या था, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V। याद है, ये मैंने याद भी दिलाया था। ये वाला एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन के सेम है, ये तो सेम नहीं है, ये तो अलग आ रहा है। अब अलग क्यों आ रहा है ये बताओ, ये इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन लिए हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमने जो ले रखे हैं उनका मीडियम बदल दिया, मतलब हमने क्या करा, पहले हमने पढ़ा था रेयर से डेंसर के लिए, है ना, पहले जब रेयर से डेंसर के लिए पढ़ रहे थे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट हमारा था रेयर वाले मीडियम में, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेंसर से रेयर के, तो डेंसर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर बदल गए हैं, यानी हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो μ1 μ2 उनकी पोजीशंस को बदल दिया। तो अगर ध्यान दोगे इसमें, तो μ2 माइनस μ1 है यहाँ पे, यहाँ μ1 माइनस μ2 हो गया बस, यानी μ1 की जगह μ2 आ गया, μ2 की जगह μ1 आ गया। तो देखा जाए अगर तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो बदला नहीं है, बस μ1 और μ2 के वो बदल गए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर डेंसर से रेयर के लिए अगर आता है तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 ले लेंगे, और अगर रेयर से डेंसर आएगा तो μ1 माइनस का ये जो हमारा रेयर से डेंसर आएगा वो μ2 माइनस का μ1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ आया ये चीज कि इसके दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, μ1 μ2 का बस डिफरेंस है, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे, नहीं भैया। ठीक है, अच्छा,
क्योंकि देखो अब ये डेरिवेशन जो हमने करे हैं सब में ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स थे, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस क्या आ गए कि अगर डेंसर से डायरेक्टली जाते हैं हम तो यहाँ पे बस बदल जाते हैं म्यू1 म्यू2 की पोजीशन, बाकी सारे कुछ सेम है, डिक्टो सेम ऐसे ही। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम समझ लो ये जरूर आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो हमारा रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर के लिए और डेंसर से रेयर के लिए दोनों के लिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये इसे करना है, तो यहाँ पर इसको यहीं तक ही रखेंगे हम, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे, ठीक है।